हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, टैक्सोनॉमी की सीरीज़, जिसके अंदर हमने अभी तक टैक्सोनॉमी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया है और उसके बाद में उसके नॉमेनक्लेचर, जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, उसके बाद में हमने उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से बेस पे होता है, तो कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे इम्पेरिकल पढ़ा था, नेचुरल पढ़ा था, है ना, ये सारे रीजनल पढ़ा था और न्यूमेरिकल पढ़ा था। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन हम लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किए थे। तो इन क्लासिफिकेशन के बेस पर कौन कौन से साइंटिस्ट ने प्लांट को आगे वर्गीकृत किया है या क्लासिफाइड किया है, तो इसी सीरीज के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने कौन कौन से नए क्लासिफिकेशन दिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले एपीडी कैंडोले ने क्या किया कि जितने भी प्लांट थे उनको दो भागों में बांटा। अगर मैं एशियंट हिस्ट्री की बात करूं, अगर सबसे पहले की बात करूं, तो अगर जीवों के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले अरस्तु आया था। और उस जैसे हमने पढ़ा था नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर कि कोई भी एक कैरेक्टर के आधार पर उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो सर्वप्रथम कोई अरस्तु आया था और उस अरस्तु ने क्या किया था, सभी जीवों को दो भागों में बांटा था। किस बेसिस पे बांटा था कि उनके अंदर पाए जाने वाले रक्त के आधार पर। अगर किसी के अंदर लाल रक्त उपस्थित है, उसको हमने किस में रख दिया, एनिमल के अंदर, और किसी के अंदर अगर रेड ब्लड या लाल रक्त उपस्थित नहीं है तो उसको हमने प्लांट के अंदर रख लिया। ये अभी की कंडीशन के अंदर देखें, वर्तमान परिस्थिति के अंदर देखें, तो ये कतई फेयर नहीं है, ये सही बात नहीं है कि इस तरीके से किसी को क्लासिफाई करना, परंतु ये बहुत पुराने समय की बात है और उस समय तक जीवों का या पादपों का या जंतुओं का वर्गीकरण करना या उसको क्लासिफाई करना भी, ऐसी थिंकिंग भी दिमाग में लाना बहुत बड़ी बात थी। नहीं, आज हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर सकते थे, क्योंकि उससे पहले जो लोग थे वो अपने फायदे के लिए, अपने बेसिक नीड के बेस पे जो क्लासिफाई किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लांट है, उनको दो भागों में उन्होंने बांट लिया कि ये एडिबल है और ये नॉन एडिबल है, मतलब ये खाने योग्य है और ये खाने योग्य नहीं है। जंतु है तो उनको भी आगे बांट दिया गया, ये पालतू है और ये जंगली है। फिर अगर उसको और आगे क्लासिफाई करना है तो ये उड़ने वाले हैं, ये तैरने वाले हैं, ये चलने वाले हैं। तो इसी बेस पर आगे उनका क्या होता था, क्लासिफिकेशन होता था। परंतु सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम के अंदर, अरस्तु के समय में, अरिस्टोटल के टाइम में, किसी जीवों का क्लासिफिकेशन के बारे में दिमाग के अंदर थॉट भी लाना, ये एक बहुत मेजर बात होती है। तो सर्वप्रथम अरस्तु ने क्या किया था, जीवों को दो भागों में बांटा था। मैं इस बात को नोट यहाँ नहीं करवा, क्योंकि हम प्लांट की टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और टैक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं वो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या थी, अरस्तु ने क्या किया था, दो भागों में बांटा था। उसके बाद में आया थियोफ्रस्टस। ये अरस्तु का ही क्या था, कोई स्टूडेंट था, थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो थियोफ्रस्टस ने क्या किया था कि प्लांट को तीन भागों में बांटा था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पादप वर्ग हैं, उनको तीन भागों में उसने क्लासिफाई किया था। पहली क्लास के अंदर उसने क्या किया था कि हर्ब्स, श्रब एंड ट्री, मतलब शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक के अंदर एक वर्षीय, द्विवर्षीय या अर्धवार्षिक जो पौधे होते थे ऐसे रखे थे, जिसके अंदर ऐसा कोई मजबूत तना नहीं पाया जाता था और उसका स्टेम था बहुत क्या था, लचीला था। उसके बाद में, परंतु उसके अंदर क्या थी, सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या थी, एब्सेंट थी। उसके बाद में उन्होंने किस में रखा था, शव यानी झाड़ी के अंदर रखा। और झाड़ी की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसका स्टेम जो होता है वो मजबूत होता है, नो डाउट, परंतु उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और थर्ड क्लास उसके अंदर जो दी थी वो थी ट्री के अंदर। तो ट्री की बात करेंगे तो ट्री के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट होती है, स्टेम भी होता है और स्टेम का
क्या होता है, मजबूत भी होता है, कठोर भी होता है। तो ऐसे करके उन्होंने क्लासिफाई किया था 3 वर्गों के अंदर। तो धीरे धीरे ऐसे क्लासिफिकेशन आते गए। उसके बाद में केरला लिनियस आया, उन्होंने अलग अलग भागों के अंदर बांटा। उसी प्रकार पादपों की बात करेंगे तो सर्वप्रथम एपी कैंडोले ने क्या किया था, सभी प्लांट वर्ग को 2 भागों के अंदर बांट दिया था। साइंटिस्ट का नाम है एपीडी कैंडोले। एपीडी और इस एपीडी कैंडोले ने 2 भागों में बांटा था। एक था वेस्कुलर प्लांट, और दूसरा था नॉन वेस्कुलर प्लांट। हिंदी में बोलते हैं संवहनीय पादप, दूसरा है असंवहनीय पादप। वेस्कुलर प्लांट और नॉन वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल बोले तो जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो वह पादप समूह जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं उसको सारा का सारा किसमें रखा गया, वेस्कुलर प्लांट के अंदर। और जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं उनको किसमें रखा है, नॉन वेस्कुलर के अंदर रखा है। तो हम जानते हैं, अगर हम बात करेंगे नॉन वेस्कुलर की, तो इसके अंदर कौन कौन से समूह आते हैं। इसके अंदर आता है एल्गी, इसके अंदर आता है शैवाल। हम जानते हैं कि शैवालों के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, वेस्कुलर प्लांट, जाइलम या फ्लोएमा नहीं पाया जाता। उसके बाद में इसके अंदर रखते हैं हम ब्रायोफाइटा। उसके बाद में रखते हैं इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन वेस्कुलर है, जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट। दूसरे कौन से हैं, वेस्कुलर प्लांट है। तो वेस्कुलर प्लांट की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे पहले जो वेस्कुलर प्लांट आया था वो कौन था, टेरिडोफाइटा था, क्योंकि इसके अंदर जाइलम की ट्रेकिड है ना, जिसके जाइलम की वाहिका बोलते हैं, तथा फ्लोएम की सीड सेल जो है वो पाई जाती है। इसके आधार पर इसको क्या बोलते हैं, अगर हम वेस्कुलर की बात करें तो इसके अंदर टेरिडोफाइटा। ये क्या है, ये है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, प्रथम श्रवणी पादप। ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था, नेचुरल क्लासिफिकेशन था। कैसा था, नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि एक या दो लक्षणों के आधार पर हम क्या करते हैं, जीवों को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, सभी ज्ञात लक्षणों के आधार ठीक है, सभी ज्ञात लक्षणों के आधार पर क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं। अगर इससे आगे की बात करें तो इसके अंदर एक और साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था बेंथम और हुकर। तो बेंथम और हुकर ने क्या किया था, एक नेचुरल मतलब बेंथम और हुकर ने सबसे बड़ा जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो भी उन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। उसके बाद में साइंटिस्ट नाम आएगा बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम और हुकर ने क्या किया था, इन्होंने प्लांट को दो भागों में बांटा था।
एक के अंदर रखा था क्रिप्टोगेमिया और दूसरे के अंदर रखा था फेनेरोगेमिया, है ना। एक क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया के अंदर रखा था जिसके अंदर सीड फ्लोर वगैरह ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनती है, और दूसरा था क्रिप्टोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया के अंदर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हमने वापस दो डिवीजन को रखा था। उसके अंदर एक को जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म को रखा था, और जिम्नोस्पर्म के बाद में हमने एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के अंदर हमने वापस एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यानी डाइकोट और मोनोकोट को रखा था। तो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कैसे दिया था, शायद यहाँ से विजिबल नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। उन्होंने किया गया था, जैसे प्लांट है इनको दो किंगडम के अंदर बांटा। एक था फेनेरोगेमिया, दूसरा था क्रिप्टोगेमिया। ठीक है, फेनेरोगेमिया के अंदर वो होता है जिसके अंदर सीड या फ्लोर का निर्माण नहीं होता है, जिसके अंदर कौन सा रखा गया, कैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और फंजाई। अगर इसके अंदर क्रिप्टोगेमिया की बात करें तो इसको वापस दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया। इसमें पहला डिवीजन कौन सा है, पहला डिवीजन इसके अंदर रखा था एंजियोस्पर्म। फर्स्ट डिवीजन है एंजियोस्पर्म। सेकंड डिवीजन था इसके अंदर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, सेकंड रखा था एंजियोस्पर्म, और इनको वापस मोनोकोट और डाइकोट के अंदर डिवाइड किया गया था। इसको रखा गया था मोनोकोट के अंदर, इसको रखा था डाइकोट के अंदर, एक बीजपत्र और द्विबीजपत्री के अंदर रखा गया था। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन दिया था किसने, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, परंतु इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने डाइकोट, जिम्नो और मोनो, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि डाइकोट पहले आया है, उसके बाद में कोई जिम्नोस्पर्म आया है, और उसके बाद में क्या है, मोनोकोट आया है। तो ये जो क्रम है ये इन्होंने सही नहीं दिया था, क्योंकि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मोनोकोट, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आते हैं, जिम्नोस्पर्म के बाद में एंजियोस्पर्म आते हैं, और एंजियोस्पर्म के अंदर पहले मोनोकोट आते हैं, फिर डाइकोट आते हैं। तो इस प्रकार का क्या होता है, एक क्रम होता है। तो ये जो क्रम इसके अंदर क्या है, नहीं था, और जिसके अंदर विकास के क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है उसको नेचुरल फॉर्मल टाइप का क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो जिसके अंदर विकास के क्रम को नहीं रखा जाता उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन, नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आ गए जिसको बोलते हैं हैकल। हैकल ने क्या किया था, इन्होंने सबसे बड़े जातिवर्ती यानी फाइलोजेनिक जो क्लासिफिकेशन था उन्होंने दिया, जिसके अंदर जाति की अवधारणा रखी थी, मतलब मॉर्फोलॉजिकली बेस पे जो भी सिमिलरिटी है उसको जाति के अंदर रखा गया, परंतु वो उसके बाद में जाति की अवधारणा अलग साइंटिस्ट ने अलग दी थी। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम है एक्लर। A.W. एक्लर। A.W. एक्लर। ठीक है, A.W.
इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम जातिवर्तीय जो वर्गीकरण क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इन्होंने प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा, एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमिया और दूसरे के बोलते हैं फेनेरोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया के अंदर उन पौधों या उन प्लांट को रखा गया जिसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है, पुष्प का निर्माण होता है, वो नहीं होता। मतलब जितने भी बिना पुष्प वाले पादप थे उनको किस में रखा गया है, क्रिप्टोगेमिया के अंदर रखा गया है। और जिसके अंदर पुष्प जैसी कोई संरचना बनती है उसको किस में रखा गया है, फेनेरोगेमिया के अंदर रखा गया है। तो क्रिप्टोगेमिया के अंदर रखा गया है थैलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को और टेरिडोफाइटा को, क्योंकि इसके अंदर फ्लोर का निर्माण नहीं होता है, इसको रखा गया है क्रिप्टोगेमिया के अंदर। और फेनेरोगेमिया के अंदर क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। तो जिसके अंदर बीज का निर्माण होता है उसको किस में रखा गया है, फेनेरोगेमिया के अंदर। इससे पहले शायद मैंने कुछ लिखाया है तो शायद ऑपोजिट लिखवाया होगा, तो उसको करेक्ट कर लेना। क्रिप्टोगेमिया के अंदर बिना पुष्प वाले रहेंगे और फेनेरोगेमिया के अंदर पुष्प वाले रहेंगे, जिसके अंदर पुष्प या पुष्प जैसी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आता है, इसका नाम है एंगलर और प्रेंटल, है ना, एंगलर और प्रेंटल। उसके अंदर क्या रखा गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता, भ्रूण के निर्माण के बेस पर क्या रखा गया है, प्लांट को डिवाइड किया गया है। तो वो भी कितने भागों में बांटा है उसने, दो भागों में बांटा है। एक के अंदर रखा गया है थैलोफाइटा और दूसरे के अंदर रखा गया है एम्ब्रोफाइटा। तो जिसके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसको रखा गया है थैलोफाइटा के अंदर, और जिसके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण यानी भ्रूण का निर्माण नहीं होता है उसको किस में रखा गया है, एम्ब्रियोफाइटा के अंदर रखा गया है। और वापस एम्ब्रियोफाइटा के अंदर उसका भी डिवीजन किया गया, उसका भी विभाजन किया गया, दो भागों में बांटा है। किसके आधार पर, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के आधार पर, निषेचन किस प्रकार से होता है और इस निषेचन के जो होता है वो किस बेस पर होता है या कैसे होता है, उसके अंदर दो भागों के अंदर बांटा है। पहला होता है जुडियोगेमी जिसको सर्चर संयुग्मन बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं जुडियोगेमी और साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी के अंदर होता है नाल युग्मकी। मतलब जुडियोगेमी के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जुडियोगेमी के अंदर मतलब गैमेट के फ्यूजन होने के लिए किसी न किसी वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और अगर हम साइफोनोगेमी की बात करें तो साइफोनोगेमी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अंदर दो भागों में बांटा गया है वापस उसको, जिसके साइकेडोफाइटा जिसके अंदर निम्न वर्ग के जिम्नोस्पर्म है, और उसके बाद में हायर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उसको किस में रखा गया है, साइफोनोगेमी के अंदर रखा गया है। तो एक एक करके हम सारी बातें पढ़ लें। तो इसकी कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसने दो भागों में बांटा था क्रिप्टोगेमिया के अंदर, क्रिप्टोगेमिया, फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया किसको है, प्लांट को। क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया के अंदर, क्रिप्टोगेमिया के अंदर क्या रखे गए हैं, बिना पुष्प वाले पादप ना, जिसके अंदर पुष्प का निर्माण नहीं होता। तो वो उनको कितने भागों में बांटा गया है, दो के अंदर। कौन कौन सा आएगा इसके अंदर, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब एल भी आता है इसके अंदर, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। इन तीनों के अंदर पुष्प का निर्माण नहीं होता। और फेनेरोगेमिया के अंदर आपको पता है दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिसके अंदर क्या है, पुष्प या पुष्प जैसी संरचना का निर्माण होता, पुष्प या पुष्प जैसी संरचना का निर्माण होता है। कौन कौन सा आता है इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म आता है और दूसरा क्या होता है, एंजियोस्पर्म आता है। जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, ठीक है।
उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आता है, इसका नाम है एंगलर ऑफ प्रेंटल। साइंटिस्ट है, इसका नाम है एंगलर एंड प्रेंटल। ठीक है, एंगलर और प्रेंटल। एंगलर और प्रेंटल ने क्या किया था, एम्ब्रियो के बेस पे दो भागों में बांटा गया। शायद यहाँ से मैं विजुअल नहीं हो रहा हूँ। तो प्लांट है, प्लांट को दो भागों में बांटा है। एक को बोलते हैं थैलोफाइटा, दूसरे को बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो पहला इधर हम लिख देते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा होता है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा किस बेस पर है, तो ये बेस है भ्रूण की उपस्थिति के आधार पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता। तो थैलोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो, इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है। और इस एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसको वापस निषेचन के प्रकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, फर्टिलाइजेशन के टाइप पर। एक को बोलते हैं जूडियोगेमी, एक को बोलते हैं जूडियोगेमी और दूसरे को बोलते हैं साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी। जूडियोगेमी के अंदर क्या है, जल की उपस्थिति, और ये क्या होता है, बिना जल की उपस्थिति। इसके अंदर जल की उपस्थिति नहीं होती। ठीक है, और जूडियोगेमी के अंदर कौन कौन से आते हैं, थैलोफाइटा आते हैं। इसके अंदर जो रखे गए हैं वो थैलोफाइटा। इसके अंदर कौन से रखे गए हैं, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। और साइफोनोगेमी को भी वापस दो भागों में बांटा गया है। इसमें होता है जूडियो साइफोनोगेमी, दूसरा होता है जूडियोगेमी। ठीक है, जूडियोगेमी, जूडियो साइफोनोगेमी, और दूसरा होता है साइफोनोगेमी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, परंतु वाटर की डेफिशिएंसी के अंदर भी क्या हो सकता है, इसकी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसके अंदर साइकेडोफाइटा रखा गया है। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो क्या है, साइकेडोफाइटा। ठीक है, और साइफोनोगेमी की बात करें, इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर रखा गया है हायर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास के अंदर सामान्य क्लासिफिकेशन की बातें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे भी आगे एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।